गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। दमदार 10 में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आतंकी हाफिज सईद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एलईटी चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। तो जम्मू कश्मीर की अदालत से वारंट जारी हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये वारंट जारी किया गया है। तो देखिए किस तरीके से हाफिज सईद को लेकर गैर जमानती वारंट जारी किया गया। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था उसको लेकर जिम्मेदार ठहराए गए हाफिज सईद, और उसके बाद से अब हम देख रहे हैं किस तरीके से आतंकी हाफिज सईद को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। तो जम्मू कश्मीर की अदालत से वारंट जारी हुआ है और ऐसे में देखिए अब आगे क्या कुछ जानकारियां आएंगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ था, चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, उसके बाद से हमने देखा कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी दरारें भी आ गई। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, उसके बाद भारत ने हर संभव कोशिश की पाकिस्तान को करारा जवाब देने की, और उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफ़ी दरारें आई हुई हैं। लेकिन इसी बीच अब ये जानकारी कि जम्मू कश्मीर की अदालत ने वारंट जारी किया है। लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश सूदन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दिनेश, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है गैर जमानती वारंट के साथ, अन्य क्या कुछ कार्रवाई? जी, आपको बता दें कि जम्मू की एक अदालत ने लश्कर ए तोयबा के सरगना जो हाफिज सईद हैं उनके खिलाफ जो है गैर जमानत वारंट जो है वो जारी किया है। इससे पहले भी कई मामले जो है हाफिज सईद के ऊपर जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, और आज जो है एक गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में हाफिज सईद को जो है कथित तौर पर जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे उसका जो है मास्टरमाइंड बताया है, और लंबे समय से ये जो है फरार चल रहा है, और इस वक्त ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में बैठ के ही जो है अपना नेटवर्क जो है वो चला रहा है, और पाकिस्तान से ही ये सीमा पार जो है आतंकियों को भेजता है और जम्मू कश्मीर में जो है हमले करवाता है। उसी को लेकर आज जो है जम्मू की एक अदालत ने जो है लश्कर ए तोयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया है। अब इसके बाद जो है हाफिज सईद के खिलाफ जो है कोर्ट में कार्रवाई चलेगी। अगर हाफिज सईद मौजूद नहीं भी होंगे उसके बावजूद भी अब ये कार्रवाई जो है कोर्ट में चलेगी। जी जी बिल्कुल, और आगे कोर्ट में कार्रवाई में क्या कुछ होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन साथ ही दिनेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आतंकी हाफिज सईद के अलावा कुछ और लोगों को लेकर भी ऐसे वारंट जारी किए गए हैं? जी, आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है जम्मू की एनआईए कोर्ट ने जो है कई आतंकी के खिलाफ जो है वारंट जारी किए हैं। फिलहाल इनमें से कुछ आतंकी जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर से जो है फरार हैं, और इस वक्त वो पाकिस्तान में हैं। उसके बावजूद भी इनके खिलाफ जो है वारंट जारी किए गए हैं। अब जो है नया कानून आया है, उस कानून के तहत अगर ये पेश नहीं होते हैं उसके बावजूद भी इनके ऊपर जो है इनकी मौजूदगी के बिना भी इनके ऊपर जो है कोर्ट की कार्रवाई चलेगी, और कोर्ट की कार्रवाई चलेगी, और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इनके ऊपर अब ये पूरी कार्रवाई जो है वो चलेगी। जी बिल्कुल दिनेश, और आगे देखना होगा कि किस तरीके से ये कार्रवाई बढ़ती हुई। लेकिन जिस तरीके से अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया, ये एक महत्वपूर्ण कार्रवाई हम देख रहे हैं किस तरीके से हाफिज सईद के खिलाफ होती हुई, और आगे अब कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होगी उसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से दिनेश पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था उसमें हमने देखा कि कई ऐसे आतंकवादियों के नाम सामने आए थे जिनको लेकर अभी भी तलाश जारी है और अभी भी खोजबीन चल रही है। आए दिन हम देखते हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। कई बार देखा गया कि बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी, आतंकवादियों को मार भी गिराया गया। लेकिन अब जो आतंकवादी अभी भी हमारी पकड़ में नहीं हैं, जो इस पहलगाम हमले में शामिल थे, उनको लेकर क्या कुछ अन्य जानकारियां मिल रही हैं, उनको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती हुई? जी, जो एनआईए की टीम है वो उसके ऊपर लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बलों ने जो है मौत के घाट उतार दिया है, और कुछ आतंकी जो है इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ भी जो है एनआईए ने चार्जशीट जो है दाखिल की है। जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी जांच जो है वो जुटा रही है। उसी के तहत जो है अब इनके ऊपर जो है जम्मू कश्मीर में जो है कार्रवाई जो है वो शुरू की जा रही है। इसी मामले में जो है आपने देखा होगा कि हाफिज सईद के खिलाफ जो है जम्मू की कोर्ट ने एक गैर
जमानती जो वारंट है वो जारी किया है। इससे पहले भी कुछ ऐसे आतंकी है जो अभी पुलिस की पकड़ में है, जम्मू कश्मीर की पुलिस की पकड़ में है और हिरासत में है, उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और फिलहाल अभी ये कुछ आतंकी जो जम्मू कश्मीर से फरार है और पाकिस्तान में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं, उनके ऊपर भी अब ये एक कड़ा से शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। अब उनकी मौजूदगी के बिना ही जो है जम्मू कोर्ट में जो है इनके ऊपर जो है पूरी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और फिलहाल जम्मू की एक कोर्ट ने जो है एक वारंट जो है हाफिज सईद के खिलाफ जो है वो जारी किया है। जी बिल्कुल दिनेश, और नई कानून के तहत जो है अभी आगे कार्रवाई बढ़ेगी, ये देखना होगा आगे किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आती है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और समाजवादी पार्टी के बीच में विवाद छिड़ गया है। अब नए मोड़ पर यह विवाद काफी पहुंचता हुआ। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस के जवाब में निशिकांत दुबे ने खेद जताते हुए माफी मांगी है। हालांकि जवाबी नोटिस में बीजेपी सांसद ने साफ किया है कि यह केवल सौहार्द बनाए रखने के लिए व्यक्त किया गया खेद है, इसे किसी भी तरह से गलती या मानहानि स्वीकार करना नहीं माना जाए। तो वहीं दूसरी ओर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि बहुत बड़े शूरवीर बने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बिना शर्त समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल से माफी मांगी है। अब उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए दावों को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पोस्ट कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, वकील पाल हैं या अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी को फिर मेरी सलाह है कि चाटुकारिता करने वालों को समझाइए। पहले तो मानहानि का नोटिस अखिलेश जी को देना था, लेकिन बदले में पाल ने नोटिस दे दिया। मैंने पूछा, पाल आप कौन हैं? तो पाल ने दूसरे वकील से नोटिस भिजवा दिया। अब नई कहानी बनाई जा रही है। मैंने अखिलेश यादव जी से कोई माफी नहीं मांगी है। मैं गंगा किनारे का आदमी हूँ, मर्दानगी और मर्यादा में लड़ता हूँ। समाजवादी विचारधारा अफवाहों के लिए बनी है। निशिकांत दुबे की ओर से भेजे गए जवाब में कहा गया कि उनका के पॉल की मानहानि करने का कोई इरादा नहीं था। नोटिस मिलने से पहले वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते भी नहीं थे। जवाब में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी 7 जुलाई को भेजे गए एक अन्य लीगल नोटिस के संदर्भ में थी, किसी व्यक्ति या फिर अधिवक्ता का अपमान करने के लिए नहीं थी। तो देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम दावे किए गए हैं निशिकांत दुबे को लेकर, लेकिन निशिकांत दुबे ने साफ कर दिया कि मैंने अखिलेश यादव से माफ़ी नहीं मांगी है और ना ही मैं इस माफ़ी के लिए बद्ध हूं, क्योंकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। मुझे जिससे माफ़ी मांगनी थी मैंने उनसे माफ़ी मांग ली है। आंचल इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे जानेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला। आंचल, जिस तरीके से अब निशिकांत दुबे ने तमाम पोस्ट को लेकर सफाई दी, उसके बाद से क्या लगता है ये पूरा विवाद किस ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए जब से अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला हुआ है उसके बाद से लगातार टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की दोनों में आपस में बातचीत होती है। इस चीज को लेकर जो है वो बात जो है लगातार सामने आ रही थी और इस बीच देखिए निशिकांत दुबे ने भी कई टिप्पणियां की थी। हालांकि देखिए जो सपा के जो अध्यक्ष है यानी कि अखिलेश यादव, उनके जो अधिवक्ता है कहीं ना कहीं देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया पाल के एक लीगल नोटिस का इन्होंने जवाब दिया है, ऐसा कहना है निशिकांत दुबे का। उन्होंने अखिलेश यादव से जो है माफी नहीं मांगी है, ये ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि देखिए जिस तरीके से 9 जुलाई को जो है वकील ऋषि के अवस्थी ने जो है अपने नोटिस के जरिए तकरीबन देखिए 4 पेज का नोटिस था जो कि निशिकांत दुबे को दिया गया था और कई तरह के आरोपों का इसमें निराधार और तथ्यहीन इसको निशिकांत दुबे ने बताया है। हालांकि देखिए एक्स पे उन्होंने टिप्पणी इस पे एक पोस्ट भी की है। तकरीबन कल का ही वक्त था, 5:48 का वक्त था और सपा के देखिए प्रवक्ता है फखरुल हसन चांद, उन्होंने लिखा है कि निशिकांत माफी तो तभी मिलेगी जब अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो माफी आपकी जो है मानेंगे। यानी कि निशिकांत दुबे के इस जो उन्होंने वकील से माफी मांगी है और उनको जवाब दिया है माफी में, और इसको लेकर अब राजनीति काफी होने लगी है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मैंने माफी नहीं मांगी है, अखिलेश यादव से मैंने केवल वकील को जवाब दिया है और
वहीं देखिए निशिकांत दुबे ने भी इस पे लिखा है कि समाजवादी पार्टी को मेरी सलाह है कि चाटुकारिता वालों को समझाएं। पहले तो नोटिस अखिलेश को देना था, मानहानि का बदले में पाल ने दे दिया। मैंने पूछा है पाल कि आप कौन हो, और तो पाल ने दूसरे वकील से नोटिस भेजा। अब कहानी है कि मैंने अखिलेश यादव से कोई माफी नहीं मांगी है, मैं गंगा किनारे का आदमी हूँ और मर्दानगी और मर्यादा में बिल्कुल आंचल, लड़ता जिस हूँ। तरीके से ये बयानबाजी हुई ये तो हमने देख लिया, लेकिन वास्तव में निशिकांत दुबे को माफी किससे मांगनी चाहिए थी? क्योंकि देखिए निशिकांत दुबे जो है उन्होंने एक पोस्ट किया था अखिलेश यादव को लेकर, टिन्नू यादव को लेकर, दोनों के बीच में व्यक्तिगत संबंध बताए थे, जिसके बाद से अखिलेश यादव भड़कते हुए नजर आए। तो वास्तव में माफी तो उनकी अखिलेश यादव से बनती है, लेकिन फिर भी वो इस चीजों से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, एक राजनीति है और राजनीति में जो है इस तरह की चीजें होती रहती है, जहां पर अक्सर ये देखा गया है कि कई बार जो एक दूसरे पे बार पलटवार होते हैं, टिप्पणियां होती हैं, और फिर जब उसमें माफी मांगने तक को कहा जाता है तो माफी नहीं मांगी जाती है। बल्कि आपने देखा भी होगा कि कई मामलों में कई बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों या फिर बीजेपी के हों, जिनके देखिए तमाम कोर्ट केस चल रहे हैं और केवल वो देखिए वक्तव्यों के आधार पर ही चल रहे हैं, क्योंकि उसमें मानहानि का केस ठोका जाता है और उसके बाद से देखिए जब माफी मांगने की बारी आती है तो एक केस जो है अलग अलग अदालतों में चलते रहते हैं। हालांकि देखिए जो इस तरह की जो टिप्पणी की गई थी कि अखिलेश यादव और जो आरोपी था यादव पुन्नू, वो जो है उसने कहीं ना कहीं देखिए कह सकते हैं कि टिन्नू यादव से वो कॉन्वर्सेशन में थे, ये बताया जा रहा था। लेकिन अब जो है वो एक जुबानी जंग जो है वो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से और वकील के माध्यम से जो है वो अखिलेश यादव और निशिकांत दुबे में छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आंचल, और इसके बाद से अब देखना होगा कि क्या निशिकांत दुबे को अखिलेश यादव से भी माफी मांगनी पड़ती है या नहीं, क्योंकि दावे तो वो कर रहे हैं कि वो नहीं मांगेंगे, लेकिन जो गलती शायद उनसे हुई है वो माफ़ी मांगने के लिए उनको अखिलेश यादव से ही माफ़ी मांगनी होगी। हालांकि जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी प्रोसेस है, उसमें देखना होगा कि अब क्या कुछ बातें सामने आई हैं। हालांकि निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से पोस्ट किया है उससे ये साफ झलक रहा है कि वो अखिलेश यादव से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। आंचल, ये जो पूरी बयानबाजियां हुई हैं, क्या इसको लेकर किसी समाजवादी नेता की तरफ से कोई बयान आता हुआ, कोई प्रतिक्रिया? देखिए अभी कोई उस तरीके का बयान तो नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से तमाम बयानबाजी हो रही है उस पर सियासत आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं या अखिलेश यादव की पार्टी के जो नेता हैं वो इस मामले में सीधे तौर पर, क्योंकि देखिए उनकी जो बातचीत है वो नहीं हो रही थी, और जैसा कि कहा जा रहा है कि वो लगातार जो आरोपी था उसके संपर्क में बताए जा रहे थे अखिलेश यादव, टिन्नू यादव के, लेकिन ऐसा नहीं था। और इस मामले पर टिप्पणी कर दी गई थी बीजेपी नेताओं की तरफ से, निशिकांत दुबे की तरफ से, और ऐसे में देखिए गलत साबित हुआ तो जाहिर सी बात है कि माफी तो अखिलेश यादव से ही बनती है। अगर एक बिल्कुल आंचल, और पूरा मुद्दा इसी बात पर है कि माफी अखिलेश यादव से बनती है, लेकिन ऐसे में अब निशिकांत दुबे अड़े हुए हैं। आगे देखना होगा कि ये मामला कहां तक बढ़ता हुआ नजर आता है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई है। 50 के करीब के गंभीर रूप से बीमार होने के मामले में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर का बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन बयान सामने आया। प्रसूताओं के नाचते गाते हुए सरकारी अस्पताल आने की बात कहने वाले स्वास्थ्य मंत्री एक और बेतुका बयान सामने देते हुए नजर आए गए। प्रसूताओं की मौत के मामले में मीडिया के सवालों पर मंत्री ने जवाब देने के बजाय मुस्कुराते हुए उठकर जाते हुए ब्रेक के बाद कुछ भी कहने की बात कही। उन्होंने इतने गंभीर मामले पर जिस तरीके से मुस्कुराते हुए ब्रेक के बाद जवाब देने की बात कही है और मौतों पर अफसोस जताने या फिर कोई सख्त कदम उठाए जाने की जानकारी देने के बजाय मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चलते बने, वह न सिर्फ बेहद शर्मनाक है बल्कि गरीबों की मौतों पर उनकी संवेदनहीनता को भी दिखाता है। अच्छा श्री अब आ जाते हैं 2 दिन के बाद, बाकी सब ब्रेक के बाद। मंत्री जी जवाब ब्रेक के बाद।
सब हमारे उच्च जितने भी उच्च अधिकारी के हैं सब लोग आए हैं। और जैसे कोटा में जो हादसा हुए थे, जोधपुर में जो प्रॉब्लम आया था, बीकानेर में आया था, ये सब इनको प्रिंसिपल्स को, सुपरिंटेंडेंट को बुलाया है। और एम्स की जो रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं वो भी हमारे पास में है। तो हमें क्या है कि मैं कल जा रहा हूँ, मैं भीलवाड़ा, परसों जा रहा हूँ मैं बांसवाड़ा। हमें क्या है कि रूट कॉज जो इशू है, ब्लड आपकी ड्रग्स की रिपोर्ट सही आ गई, सब कुछ हो गया। हमने डिहाइड्रेशन का भी सोचा था, गर्मी उस टाइम थी, पर अब मानसून भी आ गया है। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि रूट कॉज तक जाना कि इसका कारण क्या हुआ। देखिए हमारा जो है बेसिकली 48 डेथ्स, 1 लाख डिलीवरीज, जिसके अंदर आपके ये आपके आगे नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन, ऑल डिलीवरीज जितनी भी हैं उसका नेशनल एवरेज है 48 1 लाख के अंदर। जब हम उस एवरेज के नीचे चल रहे हैं, हमारा राजस्थान के अंदर कोई हमारे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक ये क्लस्टर में कैसे हो रहा है ये सब, है ना। और ये हो रहा है जैसे एक हॉस्पिटल कोटा में 2 जगह हो गया। अगर आप कहते हो कि भाई इंस्ट्रूमेंट सही नहीं थे, उनका नहीं किया था, उनको स्टेरिलाइज, तो दूसरा 2 हॉस्पिटल के एक साथ कैसे हो गए। तो इसके रूट कॉज के अंदर हम मेन चीज है एक्सपर्ट्स को। और देखिए मिडिल ईस्ट जंग पर बड़ा अपडेट सामने आता हुआ बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं। जंग के बाद कच्चे तेल के दाम काफी बढ़ गए हैं। अब तक 14 अमेरिकी सैनिक मरे। तो दक्षिणी ईरान के बुशहर शहर में फिर से धमाकों की गूंज सुनाई दी है। अमेरिका ने ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमले होते हुए जंग के बाद कच्चे तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जब सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद हमने देखा कि $70 प्रति बैरल तक तेल के दाम पहुंच गए थे, यानी कि तेल के दामों में कटौती हुई थी। लेकिन अब वापस से तेल के दामों में इजाफा होता हुआ देखा जा रहा है। तो दक्षिणी ईरान के बुशहर में फिर से धमाकों की आवाज सुनी गई है। अमेरिका ने ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। और इसी बीच जिस तरीके से तमाम हम जानकारियां आपको दे रखी है, उससे ये बातें साफ होती हुई कि ये युद्ध अब रुकने वाला नहीं है। तो मिडिल ईस्ट जंग पर ये बड़ा अपडेट आता हुआ किस तरीके से एक के बाद एक वहां पर हमले जारी हैं। युद्ध जो है हाहाकारी होता हुआ बहरीन में लगातार सायरन बज रही है, ऐसी जानकारी। तो जंग के बाद कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी होती हुई देखी जा रही है। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका की तरफ से लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। तो ईरान भी मानने को तैयार नहीं। ईरान की तरफ से भी तमाम शहरों के ऊपर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो बंद रहेगा और हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो एक भी जहाज वहां से गुजर नहीं पाएंगे, ये बात ईरान की तरफ से अपने दावे में कही गई है। और इसी बीच हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जंग के ऊपर एक के बाद एक बड़े अपडेट आते हुए लगातार हमले जारी हैं। और वहीं मिसाइलों की गूंज, आसमान में आग की गोली, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की यकीन नजारे हर दिन दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक का दावा किया। जवाब में ईरान ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही है। कुवैत से लेकर कतर तक और बहरीन तक अमेरिकी बेस हाई अलर्ट पर है। सायरन बज रहे हैं, हॉर्मुज जल रहा है। अब सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, सवाल है कि क्या ये टकराव पूरी दुनिया को एक नए संकट की तरफ ढकेल देगा। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का महा अटैक, ईरान के 140 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, ईरान का पलटवार, कुवैत समेत कई खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस निशाने पर।
मिसाइल बनाम मिसाइल, जवाबी हमलों से दहला मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर विस्फोटक हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़े सैन्य हमलों का दौर देखने को मिला है। अमेरिकी सेना ने ईरान के 140 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन बेस, नौसैनिक ठिकाने और सैन्य कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज से गुजरने वाली व्यापारिक जहाजों और नागरिक नाविकों को निशाना बनाने में किया जा रहा है। बताया गया कि ये हमले 3 घंटे से ज्यादा समय तक चलते रहे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किश्म, सीरी, बंदर अब्बास, जास, बुशहर, खोंदाब, बंदर मशहर, बेबहान, अंदिमेश्क, तेजफुल, अहवाज, आबादान और खुर्रम शहर समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। IRGC का कहना है कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईंधन टैंक और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमेरिकी ड्रोन कमांड सेंटर पर भी हमला करने का दावा किया गया है। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर भी हमला किया गया। कतर के अल उदैद एयरबेस के एक हैंगर को नुकसान हुआ है। इसके अलावा कुवैत के एक पूर्व UN बेस पर आग दिखाई दी। ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी HIMARS मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया कि 2 HIMARS लॉन्चर और हथियारों के गोदाम पूरी तरह तबाह हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए मिसाइलें लोडेड और लॉक्ड हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरान किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। इस बीच खाड़ी देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को MOU पर दस्तखत होने के बाद से जंग के हालात बने हैं। अब तक दोनों देशों के बीच 6 बार एक दूसरे पर हमले हो चुके हैं। ज्यादातर हमले फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद IRGC और ईरानी सेना की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। वहीं ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इन हमलों ने दुनिया भर की सांसें रोक दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये जंग कहां जाकर रुकेगी ये किसी को नहीं पता और ऐसे में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको लेकर तमाम देश इस वक्त बेहद चिंतित हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। राजस्थान के बुटाटी धाम में 22 करोड़ की हेराफेरी का मामला। 22 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। 13 सदस्यीय जांच समिति ने गबन का खुलासा किया। मंदिर समिति ने जांच रिपोर्ट पर उठाए सवाल। ऑडिट रिपोर्ट में हिसाब में हेराफेरी
पाई गई है। समिति ने सीबीआई न्यायिक जांच कराने की भी मांग की है। सोना चांदी, भोजशाला और गौशाला के रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई है। देश विदेश से इलाज के लिए यहाँ पर मरीज आते हैं। तो राजस्थान में भी अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी जैसा मामला सामने आया है। मामला नागौर के बुटाटी स्थित करीब 500 साल पुराने संत श्री चतुर्दासी जी महाराज मंदिर से जुड़ा हुआ है। जिला कलेक्टर के आदेश पर बनी जांच कमेटी को मंदिर समिति के वित्तीय कामकाज में गड़बड़ी मिली है। जांच कमेटी ने मंदिर समिति के अकाउंट्स, बैंक लेन देन, वाउचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी है। रिपोर्ट में सोना चांदी के लेखांकन से लेकर भोजनशाला निर्माण, किराया, आय खर्च और इसके साथ ही गबन और फंड का दुरुपयोग सामने आया है। मंदिर में भामाशाहों ने जो निर्माण करवाया है उससे तक मंदिर समिति ने अपने खर्च में जोड़ दिया है। कमेटी ने करीब 22 करोड़ के घोटाले का अनुमान जाहिर किया है। हालांकि मंदिर समिति ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। फिलहाल अब देखने वाली बात कि इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कई लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो 22 करोड़ गबन का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल निशान भी खड़े हो रहे हैं और अब इस पूरे मामले पर लगातार अब न्यायिक जांच की मांग भी उठाई जा रही है। तो 22 करोड़ के गबन का मामला, 13 सदस्यीय जांच समिति ने गबन का खुलासा किया है और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अब हर एक एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। तो राजस्थान में भी मंदिर दान घोटाला हुआ है। 22 करोड़ का गबन किया गया है, जिसमें चढ़ावा, सोना चांदी का भी रिकॉर्ड नहीं है। भामाशाहों ने जो बनवाया उसे समिति खर्च में जोड़ा गया है और इसीलिए कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी जैसा ही मामला सामने आया है राजस्थान से। मामला नागौर के बुटाटी स्थित करीब 500 साल पुराने संत श्री चतुर्दासी जी महाराज मंदिर का ये पूरा मामला है। फिलहाल अब यहाँ पर कई कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है और लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ आगे भी जारी है। जिला कलेक्टर के आदेश पर बनी जांच कमेटी को मंदिर समिति के वित्त कामकाज में गड़बड़ी मिली है। जांच समिति ने मंदिर समिति के अकाउंट्स, बैंक डिटेल्स को भी खंगाला है। वाउचर और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया है और कई डॉक्यूमेंट्स एजेंसियों ने अपने कब्जे में भी लिया है। अब समिति ने सीबीआई जांच की इसमें मांग भी उठाई है। मंदिर में भामाशाहों ने जो निर्माण करवाया है उसे तक मंदिर समिति ने अपने खर्च में जोड़ दिया है। कमेटी ने करीब 22 करोड़ के घोटाले का अनुमान जाहिर किया है। हालांकि मंदिर समिति ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। तमाम बैंक डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। तो 22 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का ये पूरा मामला है और आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब तक कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। तो राजस्थान के बुटाटी धाम का ये पूरा मामला, जहां पर दूर दराज से लोग पहुंचते अपने इलाज के लिए, और इस पूरे मामले को लेकर अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। दावा ये किया गया है कि निर्माण में जो पैसे खर्च किए गए हैं उसको भी समिति ने जोड़ा है। तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के जांच के बीच अब राजस्थान के एक मंदिर में करोड़ों रुपए के गबन का ये बड़ा खुलासा हुआ है और चढ़ावे में आए सोने चांदी के रिकॉर्ड गायब मिले हैं, जबकि भोजनशाला में लाखों रुपए का फर्जी खर्च दिखाया गया है। साथ ही रसोई में 1 करोड़ रुपए से अधिक हिसाब भी गायब है और गबन का ये पूरा मामला राजस्थान के बुटाटी धाम का है। और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्योंकि कई चीज़ें गायब पाई गई हैं रिकॉर्ड में, इसीलिए कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये मंदिर राजस्थान के नागौर ज़िले में स्थित है। नागौर का बुटाटी धाम देश विदेश से आए यहाँ पर लोग अपना मरीज जो है वो अपना इलाज करवाते हैं और श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र बहुत लंबे समय से रहा है। ये श्रद्धालु जो हैं दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं और उम्मीद के साथ पहुँचते हैं, विश्वास के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अब इसी आस्था और मंदिर की करोड़ों रुपए की संपत्ति में कथित गबन का ये पूरा मामला उजागर हुआ है। फिलहाल अब तक मंदिर समिति के कई कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई जांच की बात भी कही जा रही है। इसी बीच हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, अभी अयोध्या का मामला शांत नहीं हुआ था कि ये 22 करोड़ गबन का नया मामला सामने आ गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है हरीश?
देखिए, जो 22 करोड़ का मामला अभी सामने आ रहा है, उसको लेकर जो जांच समिति बनाई गई थी, सरकारी अधिकारी उसमें सम्मिलित है, उसी को लेकर जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद में ये चीज सामने आई है कि वास्तव में ये फ्रॉड हुआ है। लेकिन अभी भी जो समिति अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है और उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, सीआईडी, सीबी या फिर कोर्ट के जजों के द्वारा ये जांच करवाई जाए, क्योंकि उसके बाद में हम संतुष्ट होंगे। और जिस तरीके का मामला सामने आ रहा है वो कह रहे हैं तथाकथित तौर पर 2 तरह की समितियां वहां बनाई गई है। एक समिति जो फर्जी तरीके से बात चल रही थी, उसके द्वारा इस गबन में कहीं ना कहीं उसका हाथ सामने है। लेकिन अगर देखा जाए दोनों ही तरफ से तो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं दोनों ही समितियों द्वारा। और जो अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह, उनका यह कहना है सीधे सीधे तौर पर कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे, काम करते करते 2 साल पहले जो हम अध्यक्ष बने थे 22-23 में, उसी को लेके उससे पहले जो समिति थी उसके द्वारा जो कार्य अप्रूवल हुआ था उसी को हमने पूरा करवाया है। जो उसका जो फंड बचा हुआ था उसको साथ में लेके और वो हमारा जो फंड था, दोनों को लेके हमने ये कार्रवाई करवाया। हमारी तरफ से कोई गबन नहीं किया गया है। लेकिन उसके बाद में भी जो समिति के 11 पदाधिकारी है उनके खिलाफ सरकार कहीं ना कहीं एफआईआर की तैयारी कर रही है। जी हरीश, डिटेल में ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि लंबे वक्त से यह आस्था का केंद्र रहा है, लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते हैं, आखिर अचानक से ये पूरा मामला उजागर कैसे हुआ? आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। हरीश, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, हरीश तक आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बुटाटी धाम में 22 करोड़ का ये पूरा गबन हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर अब तक कई कर्मचारियों और पदाधिकारियों से पूछताछ की जा चुकी है और साथ ही साथ जो है अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठाई जा रही है और कई डिटेल्स को एजेंसियों ने अपने कब्जे में भी लिया है। एक रिपोर्ट को तैयार किया गया है, टीमों का गठन भी कर दिया गया है जो इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल करेगी, तफ्तीश करेगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि भोजनशाला में भी लाखों रुपए का फर्जी खर्च दिखाया गया है। हालांकि अभी तक समिति की तरफ से कहा गया है कि ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो सरासर गलत है। लेकिन अब डीएम की तरफ से भी आदेश दे दिया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर एक टीम का गठन किया जाएगा जो इस पूरे मामले को हर एक एंगल से लेकर तहकीकात करेंगे। बताते चले कि रसोई में 1 करोड़ रुपए से अधिक हिसाब जो है वो गायब है, क्योंकि दस्तावेज को जब खंगाला गया तो कई डिटेल्स उसमें से गायब मिले हैं। इसीलिए अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। गबन का ये पूरा मामला राजस्थान के बुटाटी धाम का है, जहाँ दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचते हैं, मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं। इसकी ये मान्यता है कि जो लंबे वक्त से बीमार होते हैं, जब यहाँ पर पहुँचते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनकी सारे दुख और तकलीफ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए बहुत लंबे वक्त से आस्था का केंद्र ये रहा है। 500 साल पुराना ये मंदिर है। अब इस पूरे मामले में समिति ने सीबीआई न्यायिक जांच की मांग करने की भी अपील की है। सोना चांदी, भोजनशाला, गौशाला के रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी पाई गई है, क्योंकि कई दस्तावेजों को जब खंगाला गया है तो उसमें से डिटेल्स गायब मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर गुजरात से है। गुजरात के अंबाजी मंदिर में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। अयोध्या की तरह अंबाजी मंदिर में दान चोरी हुई है। अंबाजी मंदिर में चढ़ावा चोरी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में कलेक्टर सख्त हो चुके हैं और यहाँ पर एसओपी भी जारी किया गया है। 3 कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। 2 महीने पहले मंदिर के भंडारे से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की चोरी की खबर सामने आई थी और शिकायत दर्ज की गई थी, एफआईआर किया गया था। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बनासकांठा जिले के शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में दान पेटी से नकदी चोरी का मामला सामने आया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई आंतरिक जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आउटसोर्सेस कर्मचारी समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी चिराग ठाकुर के साथ विवेक शर्मा और निकुंज पटेल को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अंबाजी मंदिर में आउटसोर्सेस कर्मचारी चिराग ठाकुर ने 5 मई को अन्य कर्मचारियों के साथ नोटों की गिनती के समय एक बंडल अपने पैरों के नीचे छिपाया। ये दृश्य सीसीटीवी रिकॉर्ड में सामने आया है। नोटों की गिनती के दौरान बाथरूम जाने के बहाने से कमरे से बाहर निकला, तभी जेब से नोटों का बंडल नीचे गिर गया। वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन और कलेक्टर मिहिर पटेल ने अतिरिक्त कलेक्टर को चिराग ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज कराने का आदेश दिया है। मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अंबाजी मंदिर के प्रशासक कौशिक मोदी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आउटसोर्सेस कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और मामले में शामिल अन्य कर्मचारियों से भी लगातार पूछताछ हो रही है
तस्वीरें आप भी देख पा रहे हैं। ये पूरा मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल हर एक एंगल से की जा रही है। तो अंबाजी मंदिर का ये पूरा मामला है। મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા દર મંગળવારે ભંડાર ગણતરી થાય છે. અંદાજિત 2 મહિના પહેલાં ભંડાર ગણતરીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી ત્યારે આ ચાલુ પ્રક્રિયા દરમિયાન ચિરાગ ઠાકોર નામના મંદિરના કર્મચારી દ્વારા એક બંડલ ચોરી કરાયું હોવાનું જાણવા મળેલું હતું. આ બાબતની જાણ થતાં તરત જ અંબાજી ટ્રસ્ટ દ્વારા FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. पुलिस द्वारा झड़पथी आगळनी कार्यवाही करी। जिला कलेक्टर को आपने सुना, साफ तौर पर कहा है कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है और 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। फिलहाल अभी पुराने तमाम CCTV को भी खंगाला जा रहा है और उसके आधार पर भी आगे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। CCTV में तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई है और उसी के बुनियाद पर ट्रस्ट की तरफ से यह एक्शन लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। गुजरात की अंबाजी का ये पूरा मामला है। अयोध्या की तरह ही ये पूरा मामला सामने आया। दिनेश राणा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, अंबाजी में चढ़ावा चोरी का वीडियो वायरल हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर ट्रस्ट की तरफ से मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया गया है, आगे क्या एक्शन? चलिए, दिनेश से संपर्क टूट चुका है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अंबाजी मंदिर में भी चढ़ावा चोरी का ये मामला सामने आया। 2 महीने पहले मंदिर के भंडारे से यहाँ पर गबन का मामला सामने आया है। मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि जहाँ पर गिनती हो रही थी वहाँ पर CCTV लगाया गया था और CCTV में देखा गया कि एक शख्स जो है पैसों का एक बंडल पैर में दबाता है और उसके बाद बाथरूम जाने के बहाने जब वो निकलता है तो वो बंडल गिर जाता है। बाकी कर्मचारियों ने देखा और इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, अंबाजी मंदिर से भी चढ़ावा चोरी का वीडियो सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया गया है? चलिए, दिनेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, उनको हटा दिया गया है। 2 महीने पहले मंदिर के भंडारे से भी पैसे गायब हुए थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुराने तमाम रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है और जिला कलेक्टर ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज मीडिया से मुखातिब होंगे, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि मीडिया से बातचीत करेंगे। रेलवे में कई बड़े सुधारों का कर सकते हैं ऐलान। यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने पर मेन फोकस होगा। रेलवे की कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में नई पहल होगी। बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर हो सकती है अहम घोषणाएं। तो भारतीय रेलवे में व्यापक बदलाव का रोड मैप हो सकता है पेश। तो आज रेल मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि इंडियन रेलवे में आने वाले समय में क्या बड़े बदलाव और क्या घोषणाएं सरकार की तरफ से हो सकती हैं। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं और इस बीच कई ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर बातचीत करेंगे। रेलवे में कई बड़े सुधारों का ऐलान भी हो सकता है। आने वाले समय में इंडियन रेलवे की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे और इसको लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं अश्विनी वैष्णव की तरफ से। साथ ही कनेक्टिविटी को और कैसे बेहतर बनाना है, इस पर भी सरकार का क्योंकि लंबे वक्त से मेन फोकस है, इसको लेकर भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तो रेलवे की कार्य कुशलता बढ़ाने की दिशा में भी नए कदम इसे बताए जा रहे हैं और आज क्योंकि सभी की नजर टिकी हुई है बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती है। तो भारतीय रेलवे में व्यापक बदलाव का एक रोड मैप खाका तैयार किया जा सकता है और इस रोड मैप को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया के सामने रखेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे और अब तक क्या कुछ इंडियन रेलवे की तरफ से कदम उठाए गए हैं और आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, इसको लेकर बातचीत कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की जांच की मांग की गई है। वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं के
लिए यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं। निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली से वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की संपत्तियां गरीब, यतीमों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए दान दी गई थी, लेकिन सालों से इसमें गबन किया जा रहा है। वर्षों के दौरान इनके प्रबंधन और संपत्ति संबंधी लेन देन में कथित अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने मांग की है कि सभी संपत्ति सौदे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि वक्फ की आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण के मूल्य उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। फिलहाल इन आरोपों पर संबंधित वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से ये खत लिखा गया है और इस पत्र में उन्होंने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जांच की मांग की अपील की है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल सभाओं में वक्फ बोर्ड को लेकर के काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और ये इस पत्र के ज़रिए मैंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, इन दोनों की जांच कराएं। इसलिए कि ये सिर्फ खालिस मजहबी और शरई मसला है, मुसलमानों से मुताल्लिक है। और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनें वक्फ की थी, उनका मकसद था कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवाओं की मदद की जाए। इससे होने वाली आमदनी से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएं। कोलकाता में आज केंद्र राज्य की होगी अहम बैठक। शिवराज सिंह चौहान करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री समेत शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। विकास योजनाओं और समन्वय पर मेन फोकस होगा। तो कोलकाता में आज केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक अहम उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। केंद्र कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान नए सचिवालय भवन में आयोजित इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य सरकार के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान केंद्र प्रायोजित आयोजनों की प्रगति, ग्रामीण विकास, कृषि बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी विस्तार से चर्चा होने की पूरी संभावना है। इस बैठक को केंद्र राज्य सहयोग और विकास कार्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। तो बेहद खास ये पूरी मीटिंग होने वाली है। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है और साथ ही राज्य सरकार और केंद्र को कैसे सम्मान में बिठाना है, आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव राज्य सरकार की तरफ से किए जाएंगे और केंद्र का कितना सहयोग होगा, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो बेहद खास ये पूरी मीटिंग है। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। समीक्षा बैठक है ये। मुख्यमंत्री समेत प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे बैठक में मौजूद रहेंगे। आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। विकास योजनाओं और साथ ही कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी। तो सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है। कोलकाता में आज केंद्र राज्य की ये अहम मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। खुद सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी इस पूरे बैठक में मौजूद रहेंगे। आगे क्या कुछ बदलाव होगा और केंद्र की तरफ से कितना सहयोग मिलेगा, इसको लेकर मंथन होगा। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया। शहीदों को श्रद्धांजलि से रोकने पर भड़के उमर अब्दुल्ला, पाबंदी से कुर्बानी नहीं मिटेगी। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कब्रों पर जाने की इजाजत नहीं मिलने का दावा किया है। उमर अब्दुल्ला ने लगाया भेदभाव का आरोप। शहीदों को याद करने से रोकने पर सियासी घमासान हुआ है और साफ तौर पर यह आरोप उमर अब्दुल्ला की तरफ से लगाया गया है। मुसलमान होने की वजह से भेदभाव है। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उन्हें शहीदों को श्रद्धांजलि देने और कब्रों पर जाकर
श्रद्धा सुमन अर्पित करने से रोका गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाबंदियां लगाकर किसी की कुर्बानी और इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें कब्रों तक जाने की अनुमति नहीं दी गई और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उन्हें मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। उनके इन आरोपों के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है और इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू है। हालांकि इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद से ही लगातार अब घाटी में हलचलें तेज हो चुकी हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। आज हमें मज़ार शोदा पे जाने की इजाजत नहीं दी। वो चंद दिन के मेहमान हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन ये शहीदों की कब्रें ये यहाँ पे थी, यहाँ पे हैं और यहाँ पे रहेंगे। आज नहीं तो कल हम दोबारा वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे फूल डालेंगे और उन शहीदों के लिए जो है फातिहा पढ़ेंगे। इन शहीदों की शहादत को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान थे और यहां का महाराजा मुसलमान नहीं था। खबर प्रतापगढ़ से है। घूस लेने के आरोप में मुख्य टिकट निरीक्षक सस्पेंड हुआ है। पद्मावत एक्सप्रेस में यात्री से पैसे लेने का आरोप है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसी के बुनियाद पर आगे विभागीय कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीटीआई पर कार्रवाई की बात कही गई है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से रेलवे से जुड़ी ये खबर सामने आई। घूस लेने के आरोप में मुख्य टिकट निरीक्षक संजय मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक संजय मिश्रा पद्मावत एक्सप्रेस से ड्यूटी के सिलसिले में दिल्ली जा रहे थे। आरोप है कि एसी कोच में बिना टिकट यात्रा कर रहे एक यात्री से उन्होंने पैसे की मांग की और यात्री ने अपने पर्स से नकदी निकालकर उन्हें दे दी। इस पूरी घटना का वीडियो ट्रेन में मौजूद एक अन्य यात्री ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया और सीनियर डीसीएम ने यहाँ पर प्राथमिक जांच के आदेश दे दिए हैं और उसी के आधार पर संजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि संजय मिश्रा के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और विभागीय कार्रवाई भी आने वाले समय में जल्द किया जाएगा। फिलहाल के लिए सस्पेंड किया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसी के बुनियाद पर ये बड़ा कदम उठाते हुए सस्पेंड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो घूस लेने के आरोप में मुख्य टिकट निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यही वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसी के बुनियाद पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पद्मावत एक्सप्रेस में यात्री से पैसे लेने का आरोप है जिस पर यह एक्शन हुआ है। घटना का वीडियो ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने बनाया और उसके बाद इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस पूरे मामले को लेकर यह एक्शन लिया गया है। फिलहाल कार्रवाई को अंजाम देते हुए सस्पेंड किया गया। खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण पूर्वी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है। कॉक्स बाजार में भारी तबाही है। रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में भी भूस्खलन हुआ है। बच्चों समेत कई लोगों की मौत की खबर। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रशासन इस वक्त बांग्लादेश में हाई अलर्ट पर है। दक्षिण पूर्वी हिस्से में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण जो है कम से कम 54 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत की खबर है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्राकृतिक आपदा से तटीय जिला कॉक्स बाजार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां पिछले हफ्ते रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में भूस्खलन से बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन मंत्रालय ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में लगातार आ रही भारी बाढ़ और विनाशकारी भूस्खलन के कारण कम से कम 50 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की है और इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे इलाके में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और कई समुदाय का संपर्क जो है
टूट चुका है, कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। फिलहाल राहत बचाव का काम लगातार जारी है और अभी भी वहां पर वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों को पूरी तरीके से खाली करवाते हुए दूसरी जगहों पर लोगों को शिफ्ट किया गया। फिलहाल अभी भी राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रशासन इस वक्त हाई अलर्ट पर है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, कई इसमें बहुत बुरी स्थिति में भी हैं। फिलहाल दक्षिण पूर्वी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। कई ऐसे इलाके जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, वहां से लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने का काम भी प्रशासन की तरफ से किया गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कुदरत का कहर आप देख रहे हैं। लगातार बाढ़ और बारिश से आम जन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऑक्स बाजार में सबसे ज्यादा तबाही हुई है और इसीलिए आसपास के कई इलाकों को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। लाउडस्पीकर के जरिए भी लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम प्रशासन की तरफ से हो रहा है और लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि नदी और नालों से दूरी बनाकर रखें और दूसरी तरफ लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाने का काम प्रशासन की तरफ से हो रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।